हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम कॉन्फ़िगरेशन या विन्यास के बारे में डिटेल से देखने वाले हैं। तो इससे प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने रिसोल्यूशन और उसके रेसिमिक मिक्सचर के बारे में देखा था। इस क्लास में हम विन्यास या कॉन्फ़िगरेशन के बारे में देखेंगे। तो किसी अणु के विभिन्न परमाणु या परमाणु समूह को त्रिविम में व्यवस्था या उसके अरेंजमेंट को जब देख पढ़ते हैं तब उसको हम विन्यास कहते हैं। क्या बोला गया है कि जब हम लोग का कोई भी मॉलिक्यूल या के जो एटम्स होते हैं या उनके जो समूह होते हैं उनको जब हम स्पेस में उसका जब अरेंजमेंट देखते हैं तब उसको हम क्या कहते हैं, विन्यास या कॉन्फ़िगरेशन के नाम से इसको हम जानते हैं। विन्यास के द्वारा किसी त्रिविम समावयी के विशिष्ट रूप की पहचान होती है। तो हम कोई भी हम लोग का जैसे एटम है या मॉलिक्यूल है, उनका क्या होता है, स्पेस में एक निश्चित अरेंजमेंट होता है, उसी को विन्यास कहा जाता है। और विन्यास के कारण ही हम उनके विशिष्ट ग्रुप की पहचान कर सकते हैं। उनका एक अलग अलग फॉर्म होता है, हर एक मॉलिक्यूल का अलग अलग क्या होता है, एक फॉर्म होता है, तो उन्हीं की हम उसकी पहचान कर सकते हैं। विन्यासी त्रिविम समावेय का साधारण अवस्थाओं में आपस में एक दूसरे से परिवर्तन नहीं होता। जो हम लोग के स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनकी व्यवस्था आपस में एक दूसरे से क्या होती है, चेंज नहीं होती है। अतः इन्हें पृथक किया जा सकता है और इस तरह से इसको हम पृथक कर सकते हैं। विन्यास निर्धारित करने पर दो विधियां प्रयुक्त की जाती हैं। जो हम लोग का कॉन्फ़िगरेशन है उसको निर्धारित करने का दो मेथड या दो विधियां यूज़ की जाती हैं, जिसमें पहला है हमारा अपेक्षिक विन्यास, जिसको रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, या दूसरे शब्दों में DL नामकरण पद्धति के नाम से भी इसको हम जानते हैं। दूसरा है निरपेक्ष विन्यास, जिसको हम एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, या दूसरे रूप में हम इसको RS नामकरण पद्धति के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरह से हम कॉन्फ़िगरेशन निकालने के दो मेथड यूज़ करते हैं, एक DL नॉमेनक्लेचर और दूसरा होता है हमारा RS नॉमेनक्लेचर मेथड। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि जो हम लोग का DL नॉमेनक्लेचर या DL नामकरण पद्धति क्या होता है उसके बारे में। तो पहला हम देखते हैं ये DL नॉमेनक्लेचर को अपेक्षिक या सापेक्ष विन्यास के नाम से भी इसको हम जानते हैं। तो 19वीं सदी के प्रारंभ में ही कार्बनिक यौगिक के ध्रुवण घूर्णता का पता चल गया था। क्या बोला गया है, 19वीं सदी में जो हम लोग का ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनकी जो ऑप्टिकल रोटेशन है उसके बारे में पता चल गया था, परंतु ध्रुवण घूर्णक से उनके किरेल कार्बन के चारों ओर परमाणु या समूह के त्रिविम व्यवस्था के बारे में जानकारी अप्राप्त थी। ठीक, क्या बोला गया है यहाँ पर, किरेल सेंटर की बात की गई है। किरेल कार्बन के बारे में बात की है। किरेल कार्बन किसको कहा जाता है, एक ऐसा कार्बन सेंटर जिनके चारों ओर उपस्थित जो एटम या समूह होते हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, तब उसको हम क्या कहते हैं, किरेल कार्बन के नाम से इसको हम जानते हैं। उदाहरण के लिए है 2-क्लोरोप्रोपेनोइक अम्ल। 2-क्लोरोप्रोपेनोइक अम्ल में एक किरेल कार्बन परमाणु होता है, इसलिए यह दो प्रतिबिंब रूपों दक्षिण ध्रुवण घूर्णक तथा वाम ध्रुवण घूर्णक दोनों रूपों में ये रहता है। तो यहाँ पर बोला गया है कि किरेल कार्बन क्या है और साथ ही ये इसके क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रूप को बताया गया है। ये जो आपका सेंटर वाला भाग है ये किरेल कार्बन है। किरेल कार्बन किसको कहा जाता है, एक ऐसा कार्बन जिनके चारों ओर उपस्थित जो एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। देखो इस वाले में इधर क्लोरीन है, मेथिल है, एसिडिक ग्रुप है, ये हाइड्रोजन। तो ये क्या होता है, ये सारे क्या है आपके एटम डिफरेंट टाइप्स के हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो सेंटर कहलाएगा वो है आपका किरेल कार्बन। तो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर लिया गया है क्या, 2-क्लोरोप्रोपेनोइक अम्ल का दर्पण प्रतिबिंब। ठीक, तो ये 2-क्लोरोप्रोपेनोइक अम्ल है जिनके सामने में हम मिरर लगाते हैं, तो इसका मिरर इमेज कहाँ बनेगा, इस वाले पोर्शन पर बनेगा। तो यहाँ पर इस वाले पोर्शन में मिरर इमेज, जब इसमें मिरर डालते हैं इसके सामने में, तो जो हम लोग का सामने वाला पास वाला एटम रहता है जो इस मिरर के पास में उपस्थित होता है वो क्या होता है, जब इसका मिरर इमेज बनता है तो उसी के पास में बनता है। ठीक, तो ये लेफ्ट साइड में बढ़ रहा है और ये क्या बढ़ रहा है, उसके राइट साइड में बढ़ रहा है। तो इसके ये इसका लेफ्ट रूप है और ये क्या है, उसका राइट रूप है। यहाँ पर जो क्लोरीन आपका जो लेफ्ट साइड है और दूर की स्थिति पर प्रेजेंट है, मिरर डालने पर ये भी क्या होता है, दूर की स्थिति में प्रेजेंट हो जाता है, और ये हमारा जो यहाँ लेफ्ट था वो उसके राइट पोर्शन पर दिखाई दे रहा है। तो ये एक तरह की किरेलता को भी ये क्या कर रहा है, शो कर रहा है।
लेकिन इसमें दक्षिण ध्रुवण घूर्णक का विन्यास एवं वाम ध्रुवण घूर्णक का विन्यास कौन सा है, इसके बारे में प्रारंभ में त्रिविम रसायनकों के पास कोई विधि नहीं थी। यहाँ पर क्या बोला गया है, जब हम किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में डेक्स्ट्रो रोटेशन कन्फिग्रेशन और क्लॉकवाइज रोटेशन और उसके एंटी क्लॉक रोटेशन कन्फिग्रेशन कौन सा है, ये इसको डिफाइन कर पाना वैज्ञानिकों द्वारा इसको डिफाइन नहीं किया गया। इसलिए वैज्ञानिकों ने यह प्रयास किया कि किसी भी यौगिक के मानक या स्टैंडर्ड रूप में लेकर उसके सापेक्ष अन्य यौगिक के विन्यास का निर्धारण करें। फिर क्या बोला गया कि जो हम लोग के वैज्ञानिक हैं उन्होंने कहा कि कोई भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं जो स्टैंडर्ड के रूप में लेंगे, और ये क्या होंगे, किसी भी कंपाउंड की कन्फिग्रेशन को इसके आधार पर हम निर्धारित कर सकेंगे। इस प्रकार ज्ञात विन्यास को सापेक्ष विन्यास कहते हैं। ठीक, जब उसके सापेक्ष हम लोग क्या करते हैं, निर्धारित करते हैं, किसी को स्टैंडर्ड लेते हैं, तब उसको हम क्या कहते हैं, सापेक्ष विन्यास कहते हैं। यौगिक के विन्यास संकेतन के लिए कोई स्थापित पद्धति भी नहीं थी। कार्बोहाइड्रेट में यह समस्या विशेष रूप से आई, किंतु उनमें किरेल परमाणु होते हैं। ठीक, तो फिर बाद में हम लोग के 1906 में रोसनाप ने उपयुक्त समस्याओं के हल हेतु +2,3 डाईहाइड्रोक्सी प्रोपेनॉल, जिसको हम ग्लिसरैल्डिहाइड के नाम से भी जानते हैं, ये ग्लिसरैल्डिहाइड के नाम से जानते हैं, को सापेक्ष विन्यास के लिए मानक यौगिक के रूप में उपयोग किया गया। क्या बोला गया है, जो हम लोग का ग्लिसरैल्डिहाइड है, इसको रोसनाप नामक साइंटिस्ट ने बोला कि यह एक हम लोग का मानक कंपाउंड होता है। क्यों इसको मानक कंपाउंड बोला गया है, तो इसको मानक कंपाउंड मानने के पीछे दो कारण इसमें बताए गए। पहला कारण, यह सबसे साधारण पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल यौगिक है। ये क्या होता है, यह एक साधारण पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड है। तो पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड किसको कहते हैं, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें हाइड्रोक्सी समूह क्या होते हैं, बहुत सारे मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। पॉली का मतलब होता है मैनी और मैनी का मतलब होता है बहुत सारे। जब बहुत सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप कार्बोनिल यौगिक के साथ जुड़े हुए होते हैं तब उसको हम पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड के नाम से जानते हैं, जो समावेयता प्रदर्शित करने की क्षमता रखता है। और ये जो होता है आइसोमराइजेशन प्रदर्शित करने की इसमें क्षमता पाई जाती है। कार्बोहाइड्रेट स्वयं ही पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एवं कीटोन होते हैं। इसे संकेतन के लिए उपयोग में लाया जाता है। क्या बोला गया है, जो हम लोग का पॉलीहाइड्रोक्सी ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, ये क्या होता है, इसमें एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं जो उनके कोडिंग के लिए उपयोग किया जाता है। फिर अगला है, इसमें अधिकाधिक क्रियात्मक समूह को इसके किरेल कार्बन के साथ बने आबंध विदलन के बिना कई अन्य कार्बनिक यौगिकों में बदला जा सकता है। तो इनमें क्या होता है, एक से अधिक मात्रा में क्रियात्मक समूह उपस्थित होने के कारण इसमें किरेल कार्बन पाए जाते हैं, और ये जो होता है अन्य कार्बनिक यौगिकों में बदलने में भी ये क्या होते हैं, हेल्प करते हैं। इसलिए हम लोग के जो हम लोग का ग्लिसरैल्डिहाइड है उसी को हम सापेक्ष विन्यास का मानक यौगिक माने। ये उसके दो कारण हैं, एक पहला है आपका पॉलीहाइड्रोक्सी, बहुत सारे मात्रा में इसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होने के कारण, और दूसरा है क्या, इसमें किरेल कार्बन प्रेजेंट होने के कारण। अतः ग्लिसरैल्डिहाइड को सापेक्ष विन्यास ज्ञात करने हेतु उपयोग में लाया जाता है। इसलिए क्या बोला गया है, जो हम लोग का ग्लिसरैल्डिहाइड है उसको हम एक स्टैंडर्ड या सापेक्ष विन्यास के रूप में, इसको स्टैंडर्ड के रूप में लिया गया। इसमें कार्बन की चतुष्फल की प्रकृति के आधार पर ग्लिसरैल्डिहाइड के विन्यास को प्रक्षेप सूत्र या प्रोजेक्शन फार्मूला की सहायता से निम्न प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, जो हम लोग का ग्लिसरैल्डिहाइड है उसको उसके विन्यास को प्रक्षेप सूत्र या प्रोजेक्शन के द्वारा हम लोग यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर एक शब्द यूज हुआ है, प्रक्षेप सूत्र या प्रोजेक्शन फार्मूला। ये कैसे निकालते हैं, ये प्रोजेक्शन कितने प्रकार के होते हैं, ये मैंने प्रीवियस क्लासेस में मेंशन किया है, जिसमें मैंने 4 प्रकार के प्रोजेक्शन को बताया है, जैसे कि फीसर प्रोजेक्शन, न्यूमान प्रोजेक्शन, सॉहर्स प्रोजेक्शन, वेजडेस रिप्रेजेंटेशन। ये सारे क्या होते हैं, प्रोजेक्शन होते हैं जो कि स्टीरियोकेमिस्ट्री में यूज़ होते हैं। तो ये है हमारा एग्जांपल डी ग्लिसरैल्डिहाइड, और ये है एल ग्लिसरैल्डिहाइड। ये दोनों ही स्ट्रक्चर हैं। दोनों में से यहाँ पर क्या बोला गया है, इस स्ट्रक्चर में ये संरचना 1 है, ये संरचना 2 है। संरचना 1 व 2 क्रमशः प्लस और माइनस ग्लिसरैल्डिहाइड को निरूपित करता है। ये जो स्ट्रक्चर 1 है और ये सेकेंड है, दोनों क्या बताता है, ये प्लस वाले को और ये वाला माइनस वाले ग्लिसरैल्डिहाइड को निरूपित करता है। एमिल फिशर ने फर्स्ट व सेकेंड को
जो स्ट्रक्चर है उसको स्वेच्छा से क्रमशः डी और एल विन्यास दिया। अब ये जो है प्लस और माइनस फॉर्म में थे, उसको एमिल फिशर ने क्या किया, डी और एल रूप में इसको क्या व्यक्त कर दिया। इसके अनुसार डी ग्लिसरॉल्डिहाइड में असममित कार्बन परमाणु के संलग्न OH समूह सीधे हाथ की ओर होते हैं। क्या बोला गया है, जब डी ग्लिसरॉल्डिहाइड में देखा जाता है तो जो OH ग्रुप होते हैं, देखो यहाँ पर OH ग्रुप OH ग्रुप OH ग्रुप, ये क्या है आपके सीधे हाथ की ओर, मतलब ये क्या है आपके सीधे हाथ या राइट साइड में प्रेजेंट है, इसलिए इसको क्या बोला गया है, डी फॉर्म बोला गया है। और एल ग्लिसरॉल्डिहाइड में जो OH समूह है, ठीक है, ये क्या है बाएं हाथ की ओर है, इसलिए इसको हम डी ग्लिसरॉल्डिहाइड को यहाँ पर बोला गया है, एल ग्लिसरॉल्डिहाइड यहाँ पर बोला गया। तो यहाँ पर बोलने का मतलब ये है कि जो डी ग्लिसरॉल्डिहाइड और एल ग्लिसरॉल्डिहाइड में देखा जाए तो यहाँ पर जो OH ग्रुप है वो क्या है आपके राइट साइड में है, सीधे हाथ की ओर है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। एल ग्लिसरॉल्डिहाइड इसको क्यों बोला गया है, क्योंकि जो OH ग्रुप है वो क्या है आपके लेफ्ट हैंड या उसके या हमारे बाएं हैंड की ओर उपस्थित है, इसलिए इसको हम एल ग्लिसरॉल्डिहाइड बोला गया है। इसको यहाँ पर फिर से बोला गया है, जो OH ग्रुप है वो क्या है आपके डी सीरीज़ के अंतर्गत आते हैं, और ये जो OH ग्रुप है ये OH ग्रुप आपके राइट साइड में है, इसलिए इसको डी सीरीज़, और ये OH ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड में है, इसलिए इसको हम एल सीरीज़ के नाम से भी जानते हैं। उदाहरण के लिए डी ग्लूकोज एवं डी फ्रक्टोज का विन्यास निम्न है। ये दोनों एग्जाम्पल हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज के। ग्लूकोज का एग्जाम्पल, ग्लूकोज का सूत्र होता है क्या, C6H12O6, ठीक। तो ये था ग्लूकोज का फार्मूला। उसी तरह से डी फ्रक्टोज का भी अपना फार्मूला होता है। इन दोनों में हमको मेन जानना क्या है, इन दोनों में हमको जानना है कि ये दोनों जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज हैं दोनों का फॉर्म क्या है, डी और डी फॉर्म है। डी फॉर्म क्यों बोला गया है, क्योंकि इसमें जो OH ग्रुप है, मैक्सिमम जो OH ग्रुप है वो क्या है आपके राइट साइड में प्रेजेंट है, आपके सीधे वाले हाथ में प्रेजेंट है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, डी ग्लूकोज। इसमें भी अधिकतर जो OH ग्रुप है वो सारे क्या है हाथ राइट हैंड साइड में है या सीधे हाथ की तरफ है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, डी फ्रक्टोज कहेंगे। यहाँ पर बोला गया है कि जो समावयी डी ग्लिसरॉल्डिहाइड में परिवर्तित किया जा सकता है अथवा इसमें प्राप्त या इसे प्राप्त किया जा सकता है, डी श्रेणी का सदस्य माना जाता है। इसी प्रकार जो समावी एल ग्लिसरॉल्डिहाइड में परिवर्तित किया जा सकता है, इससे प्राप्त किया अथवा इसमें प्राप्त किया जाता है वह एल श्रेणी का सदस्य होता है। बोलने का मतलब यह है कि ऐसे आइसोमर जो डी ग्लिसरॉल्डिहाइड में चेंज किया जा सकता है उसको हम डी श्रेणी में रखेंगे, और जो हम लोग का ऐसा आइसोमर जो एल ग्लिसरॉल्डिहाइड में परिवर्तित हो जाता है उसको हम एल श्रेणी के अंतर्गत रखेंगे। डी तथा एल विन्यास परिवार के चिन्ह हैं और घूर्णक चिन्ह डी प्लस और एल माइनस से इनका कोई सीधा संबंध नहीं है, ठीक। जो डी और कैपिटल डी और एल फॉर्म वाला जो विन्यास है वो क्या होता है, वो आपके जो रोटेशन चिन्ह होते हैं जैसे कि डी प्लस या एल माइनस, इनसे इनका क्या होता है, सीधा कोई संबंध नहीं होता। माइनस जो समतल ध्रुवित प्रकाश को बाएं तरफ घुमा देता है, माइनस जब भी टर्म लिखा जाता है मतलब ये क्या होता है, हमारे जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट होता है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट होता है उसको क्या कर देता है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करा देता है या फिर बाएं तरफ घुमाता है। टार्टरिक अम्ल जिसमें वही किरेल कार्बन है जो प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड में है, ठीक। उसी तरह से जो हम लोग का टार्टरिक एसिड है उसमें भी प्लस का चिन्ह होता है, मतलब उसमें वो किसके जैसा है, आपके प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड में होता है, ठीक। उसी तरह आपके टार्टरिक अम्ल में भी सेम देखने को मिलता है। वह डी माइनस टार्टरिक अम्ल है और प्लस जो समतल ध्रुवित प्रकाश को दाईं ओर घुमाता है, ठीक। यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो हम लोग का डी का माइनस वाला भी फॉर्म होता है वो क्या होता है, डी माइनस वाला जो फॉर्म होता है वो आपके क्लॉक वो उसको आइसोमर्स होते हैं उसको बाईं ओर घुमाता है। उसी तरह जो प्लस वाला है, ठीक, आपके टार्टरिक एसिड के दो फॉर्म होते हैं, एक होता है हम लोग का माइनस फॉर्म, एक होता है प्लस फॉर्म। यदि माइनस फॉर्म वाला होता है तो वो क्या होता है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को बाईं ओर घुमाता है। यदि हम लोग का प्लस होता है तब वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को आप कैसा घुमाएगा, दाईं ओर घुमाएगा। ये दाईं ओर मतलब आपके सीधे हाथ की ओर या फिर क्लॉकवाइज रोटेशन कराएगा, जिसको हम प्लस से डिनोट करेंगे। इसी तरह से डी माइनस टार्टरिक अम्ल के सापेक्ष विन्यास निम्न प्रकार से निर्धारित किए जा सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर दिखाया गया है डी प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड, जिसमें आपका OH ग्रुप क्या है, आपके राइट साइड की ओर है, सीधे हाथ की ओर है, इसलिए इसको हम डी प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड के नाम से यहाँ पर जानते हैं। जब इसको HCN के साथ हम क्या कराते हैं,
हाइड्रोजन साइनाइड के साथ क्रिया कराते हैं तब क्या बनता है, यहाँ पर जो हम लोग का CHO ग्रुप होता है, यहाँ पर साइनाइड जो ग्रुप है वो आकर जुड़ जाता है। इसी के साथ यहाँ पर हम लोग का किरल कार्बन है। यहाँ पर किरल कार्बन क्या है, ऐसा कार्बन जो 4 अलग अलग समूह या अलग अलग एटम से जुड़ा हो तो उसको हम क्या कहते हैं, किरल कार्बन। ठीक, ये प्रोडक्ट बनता है। अब इसको हम किसके साथ क्रिया कराते हैं, इसको हम आगे बेरियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम डाईहाइड्रोक्साइड के साथ हम क्रिया कराते हैं, तब हमारा क्या बनता है, ये जो साइनाइड ग्रुप था वो ऐसे कार्बोक्सिलिक ग्रुप आकर यहाँ पर जुड़ जाता है। ठीक, तो इस तरह से ये बनता है। अब अगले में इसको हम नाइट्रिक एसिड के साथ क्रिया कराते हैं तब इसमें मीजो-टार्टरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। ठीक, तो इस तरह से मीजो-टार्टरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। अब ये जो हम लोग का बना है, ये हम लोग का बना है मीजो-टार्टरिक एसिड, और उसी तरह से जब इसको हम आगे इसी प्रोसेस को हम दोबारा दोहराते हैं तो हमारा यहाँ पर बनता है क्या, माइनस टार्टरिक एसिड। माइनस का मतलब होता है कि यहाँ पर जो रोटेशन हुआ है वो क्या हुआ है, एंटी क्लॉकवाइज या बाईं ओर क्या हुआ है, यहाँ पर रोटेशन हुआ है। अब उपयुक्त अभिक्रिया में देखते हैं कि ग्लिसरल्डिहाइड के कीरल कार्बन से जुड़े कोई आबंध का विदलन नहीं हुआ है, प्लस ग्लिसरल्डिहाइड के कार्बोनिल समूह में HCN से क्रिया करके एक नवीन कीरल कार्बन परमाणु का फॉर्मेशन होता है। ठीक, इसमें क्या बोला गया है, इसमें एक नए कीरल कार्बन का फॉर्मेशन हुआ है जिसमें अब 2 भिन्न विन्यास हो सकते हैं, अतः दोनों साइनोहाइड्रिक समान रूप से बनते हैं। ये विन्यास आगे टार्टरिक अम्ल से मिलते हैं जो 3 और 4 होते हैं। ये दोनों क्या है, उसके दोनों फॉर्म है, 3 मीजो फॉर्म और उसका वामावर्त वाला फॉर्म। इन अंतिम उत्पादों को पृथक कर उनके ध्रुवण गुणक को मापा गया। 3 में असममित का तल मिलता है, इसलिए यह मीजो रूप है। 4 वामावर्त ध्रुवण है। इस तरह से D प्लस ग्लिसरल्डिहाइड माइनस टार्टरिक अम्ल विन्यास निर्धारित किया जा सकता है, वह D और माइनस अम्ल होता है। मतलब ये बोलने का मतलब यह है कि इसमें जब इसके साथ क्रिया कराते हैं तो इसमें नए किरल सेंटर का फॉर्मेशन होता है। पहला क्या है हमारा, यहाँ पर जो कार्बन है इसमें एक किरल सेंटर था, लेकिन यहाँ पर जब देखा जाता है तो इसमें किरल सेंटर की संख्या यहाँ पर धीरे धीरे क्या होती है, बढ़ने लगती है, और इसके लास्ट में 2 प्रोडक्ट मिलते हैं, एक मीजो फॉर्म वाला और एक होता है हमारा माइनस टार्टरिक एसिड के फॉर्म में ये मिलते हैं। अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स निरपेक्ष विन्यास या RS नामकरण पद्धति के बारे में, जिसको हम एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन और RS सिस्टम और नॉमेनक्लेचर के नाम से भी जानते हैं। तो किसी प्रत्यक्ष विधि द्वारा ज्ञात की गई वास्तविक व्यवस्था को निरपेक्ष विन्यास कहते हैं। सन 1949 के पूर्व के दशकों में टार्टरिक अम्ल और अन्य सैकड़ों यौगिकों के सापेक्ष विन्यास निर्धारित किए गए। सन 1949 में बिजविट ने एक्स किरण विश्लेषण द्वारा टार्टरिक अम्ल के सोडियम लवण के परमाणुओं की त्रिविमीय व्यवस्था बताई। जो हम लोग का निरपेक्ष विन्यास है, ये नामकरण की जो पद्धति है वो पहले ही निर्धारित किया गया, जिसमें जो हम लोग के साइंटिस्ट हैं बिजविट, उन्होंने एक्स किरणों का विश्लेषण द्वारा टार्टरिक एसिड में सोडियम लवण के एटम की क्या की, त्रिविमीय में उसकी व्यवस्था को ज्ञात की। ध्रुवण गुणक पदार्थों के दोनों प्रतिबिंब रूपों का IUPAC प्रणाली में एक ही नाम होता है, क्योंकि यह अणुओं की संरचना को आधारित करता है, संरचनाओं पर यह आधारित होता है। यौगिकों के IUPAC नाम के ध्रुवण गुणक के चिन्ह को सम्मिलित करने उनका विन्यास स्पष्ट नहीं होता। ठीक, IUPAC द्वारा हम उसके रोटेशन चिन्ह को हम उसमें नहीं स्पष्ट कर सकते। ठीक, तो ये जो RS विन्यास है उसको अलग अलग वैज्ञानिकों ने पहले अपने अलग अलग तरीके से या मेथड के द्वारा उसको नामकरण देने की कोशिश की। फिर बाद में हमारे आए 3 साइंटिस्ट, कौन कौन से, कॉन, इनगोल्ड, प्रीलोब, ये तीनों क्या है, साइंटिस्ट हैं, ने एक ऐसी पद्धति बनाई जिसमें विन्यास स्पष्ट होता है। इसके द्वारा क्या होता है, विन्यास स्पष्ट होता है। इस पद्धति को RS पद्धति कहते हैं। इन्होंने जो विन्यास की जो पद्धति दिया उसको हम RS पद्धति के नाम से जानते हैं। आजकल इसका विस्तृत उपयोग किया जा रहा है। तो आजकल हम एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से अधिकतर RS नॉमेनक्लेचर के बारे में देखते हैं। तो इसको सबसे पहले ये तीनों साइंटिस्ट ने ही मिल करके इस पद्धति को दिया। इस विधि के द्वारा प्रतिबिंब रूपों के लिए 2 संकेतन, ठीक है, इसमें इनेंशियोमर के रूप में 2 प्रकार के संकेत, कौन कौन से,
और एस प्रयोग किया। ठीक, इसमें जो इनेंशियोमर होते हैं उनके कोड के लिए, इनेंशियोमर के रूपों को दर्शाने के लिए दो प्रकार के इसमें कोड दिए गए। एक है हमारा क्या आर और दूसरा है हमारा एस। आर है एक लैटिन शब्द रेक्टस जिसका मतलब होता है राइट साइड। आर क्या है, हमारे लैटिन लैंग्वेज रेक्टस से लिया गया है जिसका अर्थ होता है राइट साइड। एस जो है हमारे लैटिन लैंग्वेज सिनिस्टर से लिया गया है और सिनिस्टर का मतलब होता है लेफ्ट साइड। इसमें असममित कार्बन परमाणु के संलग्न चारों परमाणुओं या समूहों का अनुक्रम नियम के अनुसार अग्रता निर्धारित करते हैं। इसमें क्या बोला गया है, जो एसिमेट्रिक कार्बन एटम होते हैं उनके चारों ओर उपस्थित जो एटम्स या ग्रुप्स होते हैं उन्हीं के आधार पर उनकी अग्रता को निर्धारित किया जाता है या उनको प्रायोरिटी दी जाती है। असममित कार्बन परमाणु, ये तो हम लोगों ने अभी ही पढ़ा है कि जो हम लोग का असममित कार्बन परमाणु होता है वो 4 डिफरेंट टाइप्स के एटम से जुड़े हुए होते हैं। अब इनकी प्रायोरिटी निर्धारित करने के लिए हमारा एक नियम आया जिसको हम अनुक्रम का नियम कहते हैं। इसके द्वारा हम क्या कहते हैं, जो भी हम लोग के एटम्स जुड़े हुए होते हैं उनको दिया जाता है प्रायोरिटी। फिर अणु को समचतुष्फलकीय रूप में इस प्रकार लिखते हैं कि कम अग्रता का परमाणु या समूह हमारी दृष्टि से दूर रहे। ठीक, अब क्या बोला गया है, कोई एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर वाला कोई हम एटम लेते हैं जिसमें जिनका एटॉमिक नंबर क्या होता है, कम होता है, वो उसको हम सबसे दूर रखते हैं और शेष जो 3 एटम्स होते हैं उसको निर्देशित करते रहते हैं। कैसे, देखो एग्जाम्पल के लिए हमारा क्या, सपोज हमारा कोई एटम है जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा हो उसको हम पहले प्रायोरिटी देंगे, जिसका एटॉमिक नंबर उससे कम हो उसको दूसरा प्रायोरिटी देंगे, जिसका एटॉमिक नंबर उससे भी कम हो उसको हम क्या देंगे, तीसरा प्रायोरिटी देंगे। ठीक, तो जो जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा रहेगा उसको हम, उसकी जो प्रायोरिटी रहेगी वो ज़्यादा रहेगी और जो जिनका एटॉमिक नंबर कम रहेगा उनकी प्रायोरिटी क्या रहेगी, उसके बाद रहेगी। तो जिनका एटॉमिक नंबर ज़्यादा रहेगा उसको हम पास में रखेंगे यहाँ पर, और जो हम लोग का ऐसे एटम जिनके एटॉमिक नंबर क्या हो, एटॉमिक नंबर क्या हो हम लोग का कम हो, तो उसको हम क्या करेंगे, हमारे दृष्टि से दूर रखेंगे। शेष 3 मतलब कि जो हमारा 1, 2, 3 वाला जो होगा वो क्या होगा, समूह अपनी ओर निर्देशित रहते हैं। ये तीनों क्या होते हैं, इसको जब निर्देशित किया जाता है तो इसको पहले प्रायोरिटी पर दिया जाता है। और जो चौथा नंबर वाला होता है, चौथा नंबर वाला एटम जिनका एटॉमिक नंबर क्या होता है, सबसे लो होता है, उसको हम क्या करते हैं, दृष्टि से दूर रखते हैं। ठीक, यदि उच्च से निम्न अग्रता का क्रम, यहाँ पर फिर बोला गया है, यदि उच्च से निम्न अग्रता का क्रम घड़ी की दिशा या क्लॉकवाइज होता है तो उसे आर विन्यास, यदि घड़ी की विपरीत दिशा में हो या एंटी क्लॉकवाइज हो तो उसको हम एस विन्यास देते हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या बोला गया है, जब उसमें रोटेशन कराया जाता है, अब क्या कराते हैं रोटेशन, तो यदि वो क्लॉकवाइज रोटेशन करता है तो उसको हम आर विन्यास, और यदि वो घड़ी की विपरीत दिशा या फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होता है तो उसको हम कौन सा विन्यास देते हैं, एस विन्यास के रूप में हम इसको प्रदर्शित करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोगों ने आर एस विन्यास तक का देखा, उसका इंट्रोडक्शन देखा। कल की क्लास में हम इसके कुछ नियम से पढ़ेंगे और उनके एग्जाम्पल में हम अप्लाई करके देखेंगे।